हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ आपसे, तो पूरा ये रियलिटी पे है, जो कि मैंने खुद पर्सनली देखा है और समझा है कि ये चीज़ें एक्चुअली जो हैं गलत हैं। और जो चीज़ें हैं एक्चुअली हैं ये ऐसे होनी चाहिए, जो कि काफ़ी जो इनोसेंट लोग हैं उनके साथ में वो गलत हो रहा है। और काफ़ी लोग उस फ्रॉड के चक्कर में फंस रहे हैं आज की तारीख में। इन स्पाइट ऑफ काफ़ी चीज़ें प्लेस में हैं जिस चीज़ों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये टॉप आज की जो टॉपिक है ये आपका जो घर है, जो आप घर बनाते हो आप हार्ड एंड मनी से, तो उस घर को फिर आप जो है रेंट पे देते हो। और उसका जो रेंटल इनकम आप कमाते हो और कुछ रेंट ज़्यादा देने के चक्कर में या आपके इग्नोरेंस के चक्कर में कुछ गलतियां आपसे हो जाती हैं। तो उसको थोड़ा सा आज हाईलाइट करेंगे कि आपका घर जो है रेंट पे देने के पहले आपको कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ दो तीन ऐसे इंसिडेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें मैंने खुद मतलब हमारे ही सर्कल में कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जो कि काफ़ी नुकसान हुआ है ओनर्स को जिसका फ्लैट है। तो अगर आपका भी फ्लैट है, आपने रेंट पे दिया है या आप रेंट पे देने वाले हो, तो आप ये चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये प्रोसेस, मैं एक्चुअली मुंबई महाराष्ट्र से हूँ, तो ये मुंबई महाराष्ट्र के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बट आई होप कि अदर प्लेसेस स्टेट्स में भी एटलीस्ट वो प्रोसेस फॉलो हुआ। जो भी प्रोसेस आपका फॉलो होता है, तो कुछ चेक्स आप एटलीस्ट अपने एंड पे कर लो, सो दैट आपको बाद में रिग्रेट नहीं हो या आपको हेडेक नहीं हो अपना फ्लैट छुड़ाने के चक्कर में। तो फर्स्ट इंसिडेंस मैं आपसे ये शेयर करूंगा, जो मेरे ही एक फ्रेंड ने रेंट पे फ्लैट दिया था। और फ्लैट जो देखने आए थे वो दो लोग आए थे फ्लैट देखने, दो भाई आए थे, उनकी फैमिली नहीं आई थी। और उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे मेरे फ्रेंड को, केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी भी जो डॉक्यूमेंट है उनके प्रोफेशन के रिलेटेड। तो वो जो दोनों भाई हैं वो गोल्ड की ज्वेलरी के रिलेटेड काम करते थे। और उसका ट्रेडिंग करते थे, एक्चुअली गोल्ड की ज्वेलरी का ट्रेडिंग करते थे वो, जो कि उन्होंने बताया था। और तो उन्होंने बोला कि हमारी फैमिली जो है वो बाद में आएगी, अभी हम 2 महीना रहेंगे, और जैसे बच्चों के स्कूल चालू होंगे तो 2 महीने बाद फिर हमारी फैमिली आ जाएगी। तो फैमिली फैमिली से फ़ोन पे बात भी करवा ली, वीडियो कॉल भी करवा लिया, और सारी सब कुछ चीज़ें भी देख ली, बिल्डिंग में जो भी चीज़ें होनी चाहिए, एमिनिटीज़ वगैरह, जिम, क्लब हाउस, गार्डन वार्डन, सब जो भी है, एरिया वगैरह सब कुछ देख लिया। एक एक सारी चीज़ें देखते गए। तो ओनर्स भी खुश था कि यहाँ पे जेन्युइन कस्टमर है, सारी चीज़ें देख रहे हैं, गार्डन देख रहे हैं, जिम देख रहे हैं, हर एक चीज़ देख रहे हैं, वॉकिंग ट्रैक देख रहे हैं, सब चीज़ों के बारे में पूछ भी रहे हैं। तो ओनर को भी, मेरा जो फ्रेंड है उसको भी लगा कि ये तो बहुत जेन्युइन लग रहे हैं, मतलब डेडिकेटली सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, अच्छी तरह से पूछ रहे हैं। तो उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया। ऑनलाइन एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होता है आज की तारीख में, तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया। और पुलिस एनओसी भी आ गया, ऑनलाइन पुलिस एनओसी होता है, जो कि ऑनलाइन पुलिस एनओसी भी आ गया। और करीबन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसी के ही फ्लैट में 2:30 बजे के आसपास कुछ सीबीआई, अपना एक क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम वाले ब्रांच वाले आए, जिन्होंने आके जो है दरवाज़ा वगैरह खुलवाया। और बाद में मालूम पड़ा कि वो जो रहने वाले लोग हैं वो साइबर क्रिमिनल हैं, जो कि पूरा साइबर क्राइम पूरा जो है वहाँ से ऑपरेट करते थे।
बहुत सारे सिम कार्ड वहाँ से मिले, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली, तो जो कि पुलिस ने अपने कब्जे कब्जे में किया। एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन यही मालूम पड़ा कि ये सारे लोग जो हैं साइबर क्रिमिनल हैं, और ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन जो भी फ्रॉड होते हैं ऑनलाइन गेम्स वगैरह करवा के, तो उसी में ही लोगों को फंसाते हैं, उसी में बैंक अकाउंट्स, मल्टीपल बैंक अकाउंट उनके मालूम पड़े, तो उसी में ही लोगों को फंसा के उसी में अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाते थे। तो मतलब आप सोचिए, और वहाँ पे 2 जन रहने वाले, जिन्होंने 2 भाई आए थे, और 2 के बदले में 5-6 लोग रहते थे वहाँ पे, और 5-6 लोग वहाँ से घर से ऑपरेट करते थे और अपना पूरा इल्लीगल एक्टिविटी वहाँ पे करते थे। तो इसमें आप समझिए, जो जिसका फ्लैट था उसको कितनी प्रॉब्लम हुई रहेगी, कितना हरेसमेंट हुआ रहेगा अपना फ्लैट जो है वापस जो है अपने कब्जे में लेने के लिए, कितना उसको हरेसमेंट हुआ रहेगा। जो भी मेरा फ्रेंड था, मतलब हर मल्टीपल चक्कर उसने काटे होंगे पुलिस स्टेशन के, कि जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में उसने पूरा पार्टिसिपेट किया, कोऑपरेट किया, अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट किया पुलिस को, और काफ़ी चक्कर काटे, बहुत सारे मतलब इन्वेस्टिगेशन हुए। तो मतलब समझिए आप, मतलब उस बंदे की क्या हालत हुई रहेगी, आप इमेजिन कर सकते हो कि उसी का ही फ्लैट है और वो अपने फ्लैट को छुड़ाने के लिए मल्टीपल चक्कर काट रहा है, पुलिस स्टेशन में जा रहा है, और अपने अपने फ्लैट की भीख मांग रहा है कि भैया मुझे मेरा फ्लैट वापस दे दो, क्योंकि एक बार सील हो जाता है ये फ्लैट्स, ऐसे ऐसे फ्लैट जो है सील हो जाते हैं, तो फिर बाद में वो जो है अपने पूरा प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से वो जो है अनसील्ड होते हैं ऐसे फ्लैट। तो जिसका फ्लैट है, जो जिसकी हार्ड एंड मनी है, बेचारे ने जो अपना हार्ड एंड मनी डाल के वो फ्लैट दिया है लोगों को, कि जिसको भी टेनेंट को दिया, आज उसकी वजह से जो है वो खुद एक भिखारी बन के वो अपने फ्लैट की भीख मांग रहा है। तो ऐसी हालत होती है। तो ये लर्निंग लेसन है, मतलब आप इसको जैसे अगर किसी की फैमिली नहीं आ रही है, आप वो बोल रहा है कि आप वो फैमिली 2 महीने बाद आएगी, 3 महीने, आप दो ही मत उसको। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल फ्लैट जो है आप दो ही मत, जब तक फैमिली नहीं आती है तब तक आप बिल्कुल ऐसा अलाउ ही मत करो। और चेक करो कि डॉक्यूमेंट जो उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट है वहाँ पे फ़ोन नंबर है, तो एक बार फ़ोन करके भी वहाँ पे चेक कर लो कि वो फ़ोन वहाँ पे वो एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, नहीं हो रही है। तो मोटा-मोटी यही है कि आपका जहाँ पे अगर फैमिली अगर आपके साथ में नहीं रहने के लिए आ रही है तो आप उसको मत दो। बैचलर्स हैं, स्पेसिफिकली बैचलर्स हैं, तो ड्यू डिलिजेंस आप प्रॉपरली कर लो उसका, और हो सके तो बैचलर्स को अवॉइड करो। अगर स्टूडेंट हैं आप उनको कर सकते हो, और बैचलर्स में आप कोई प्रोफेशनल वर्किंग है, जॉब वगैरह कर रहा है, आईटी सेक्टर में है, बैंकिंग में है, या और भी कोई फार्मास्यूटिकल में है, मतलब प्रॉपर कॉर्पोरेट जॉब में है, तो आप उसको दे सकते हो। बेसिस उसके कॉर्पोरेट का ईमेल आईडी पे आप मेल करके, आप वहाँ से उसके ईमेल आईडी से मेल मंगवा के एक वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ यस वो पर्टिकुलर कॉर्पोरेट में वो काम कर रहा है। आप उससे उसी के कॉर्पोरेट ईमेल आईडी से आप मेल मंगवा सकते हो, आई एम वर्किंग हेयर इन दिस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट आपको भी एक रहेगा कि हाँ ये अगर बंदा फैमिली के साथ नहीं रह रहा है तो भी फिर भी एक कॉर्पोरेट, अच्छे कॉर्पोरेट में काम कर रहा है और अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, सो दैट उसका रेंट भी टाइम पे आएगा, और आपको भी ज़्यादा हेडेक नहीं रहेगी, क्योंकि एक सिक्योर्ड रहता है कि हाँ भाई फैमिली नहीं है फिर भी बंदा जनरली अपना कॉर्पोरेट से बिलोंग करता है, तो काम कर रहा है, वो किसी इलीगल एक्टिविटी में नहीं है, या दूसरी कोई साइबर क्रिमिनल या दूसरा भी कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं है बंदा। तो ऐसा आप थोड़ा सा वेरिफिकेशन आप अपने एंड पे कीजिए। अगर आप सैलरीड बंदों को आप दे रहे हो, कोई भी सैलरीड है, तो आप उसकी उसके ईमेल आईडी से, आप एक कॉर्पोरेट ईमेल आईडी से आप मेल करवाइए, सो दैट इट विल बी प्रूफ कि आपके पास में वो बंदा यस वही कॉर्पोरेट में काम कर रहा है और वहाँ का एम्प्लॉई है एक्चुअली। आईडी कार्ड तो रहता है, बट आईडी कार्ड बनाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो आईडी कार्ड मोस्टली लोग जेरोक्स ही देखते हैं। तो ओरिजिनल आईडी कार्ड भी देखिए,
और उसको बोलिए आप आपके ईमेल आईडी पे, जो भी आपका जीमेल आईडी जो भी आपका है उस पे मेल करवाइए आप उसके कॉर्पोरेट ईमेल आईडी से। और सेल्फ एम्प्लॉयड का अगर वो बंदा है तो आपका पूरा एड्रेस उसका वेरीफाई कीजिए कि कहाँ पे वो उसका ऑफिस है, एक्टिविटीज़ है, फ़ोन नंबर है, वहाँ पे फ़ोन आप चेक कीजिए, गूगल में उसका सर्च कीजिए कि गूगल्स में उसके डिटेल है कि नहीं है, जस्ट डायल में उसका कोई रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो ये सारे गुमास्ता उसका चेक कीजिए, गुमास्ता लाइसेंस है, लाइसेंस वगैरह उसका चेक कीजिए। गुमास्ता लाइसेंस भी मतलब बेसिकली इतना तो है कि ये सब बनने में ज़्यादा कोई लोग टाइम नहीं लगाते हैं। तो आप अपने एंड से इतना वेरीफाई कर सकते हो कि फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर, ये फ़ोन नंबर के नाम से रजिस्टर्ड है, उतने एटलीस्ट आप डिटेल निकाल सकते हो। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई रहने के लिए टेनेंट आया है तो उतना निकालिए कि यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू उसका जो है वो प्रॉपर वो बिजनेस है वहाँ पे और इस्टेब्लिश बिजनेस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देख लीजिए वहाँ का, उधर का जो भी उसका ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप देख लीजिए। और तो ये बेसिक्स चेक्स आप कीजिए, बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड और जॉब एक्टिविटी रिलेटेड जो बेसिक चेक्स आपको करने चाहिए आप वो चेक कीजिए और सेटिस्फाइड होजिए। उसके बाद ही आप अपना फ्लैट जो है रेंट पे दीजिए। और दूसरा चीज़, अगर आप हस्बैंड वाइफ आए हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट आप बिल्कुल ज़रूर लीजिए। विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट आप मत दीजिए फ्लैट को, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होंगे वो मैरिज मैरिज नहीं है, हस्बैंड वाइफ है नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और बहुत सारे अंदर झगड़े हो रहे हैं, फिर वो अदर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी भी होती हैं। तो आप इतना इंश्योर कीजिए कि अगर आप किसी को दे रहे हो तो हस्बैंड वाइफ को ही आप दीजिए बेसिकली, जो कि आपके लिए सेफ रहेगा। और मैरिज सर्टिफिकेट लेके आप दीजिए। विदाउट मैरिज सर्टिफिकेट आप मत समझिए कि वो हस्बैंड वाइफ है, बिकॉज ये ज़माना जनरेशन बहुत अलग चल रही है जिसमें बहुत सारी हैं, लिव इन रिलेशनशिप भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में हैं, आपको चेक करनी है कि हस्बैंड वाइफ है कि नहीं है। अगर शादी होने वाली है, 2 महीने बाद है, अभी फ्लैट लेने के लिए आए हैं, तो मैरिज कार्ड चेक कीजिए, मैरिज मैरिज का कार्ड है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, मतलब वेडिंग कार्ड है कि नहीं, ये डेट को वेडिंग है तो वेडिंग कार्ड उनसे मंगवाइए। तो अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो ही आप दीजिए, ऐसे किसी के प्रेशर में आप ये मत कीजिए कि कोई प्रेशर कर रहा है, कि ये ब्रोकर प्रेशर कर रहा है या कोई दूसरा और तीसरा बंदा प्रेशर कर रहा है, आपका फ्रेंड फ्रेंड का कुछ है तो कोई और, तो उसके थर्ड पार्टी के प्रेशर में मत चलिए। आपको और भी क्लाइंट मिल जाएंगे, बट आपका फ्लैट एक बार अगर गलत हाथों में चला गया तो उसको निकालने में आपके पसीने छूट जाएंगे। फिर आपको पूरे मतलब आपके नौकरी धंधा छोड़ के आपको चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे केसेस फिर कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट से ही फिर वो सील जो है वो ब्रेक होती है और आपको फिर जो है एक्चुअल पोजीशन में फिर आपको मिलता है। तो आपको मल्टीपल, और वो जो कोर्ट में केस चलता है फिर उसका रेंट भी तब तक आपको मिलता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इम्पैक्ट करती हैं। मतलब एक बार आपका अगर फ्लैट ऐसे चला गया तो फिर छुड़ाने के लिए आपको पूरा प्रोसेस से ही आपको जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा इंसिडेंट, ये दूसरा आपके साथ शेयर करूंगा कि जैसे जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के ही बन के आए थे, हस्बैंड वाइफ है और फ्लैट चाहिए, जिसमें न्यूली मैरिड करके थे कि 1-2 महीना हुआ है शादी में, अभी मैरिज सर्टिफिकेट बना नहीं है। तो फ्लैट दे दिया भाई साहब ने, और फ्लैट देने के बाद 2-3 महीना रेंट पे किया, 2-3 महीना 3-4 महीना, उसके बाद में रेंट पे करना बंद कर दिया। जब ही वो बंदे ने फ़ोन किया मेरे फ्रेंड ने कि भैया आपका रेंट बंद हो गया, रेंट आप पे नहीं कर रहे हो, तो बस फिर वो जबरन उस पे चालू हो गया। वो जो मैडम थी कि भैया आप तो हमको अरेस्ट कर रहे हो, फ़ोन करके आप अरेस्ट कर रहे हो। जब भी वो अपने रिलेटिव भेज रहे हैं तो उनको भी बोल रहे हैं आप अरेस्ट कर रहे हो, हम अभी नहीं दे सकते हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है। तो उन्होंने बोला घर खाली कर दो, आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो बोले नहीं, हम घर खाली नहीं करेंगे, हम जब भी आपका आएगा पैसा तो पूरा आपको पैसा दे देंगे। और पूरा 1 साल निकल गया, कोई पैसा उसके हाथ में आया नहीं। बंदा मर्चेंट नेवी में काम करता था। वो बंदे के लिए आप सोचिए, मर्चेंट नेवी में 6 महीना मर्चेंट नेवी में होता है बंदा, और 6 महीना बाहर सिटी में होता है। तो वो बंदा मर्चेंट नेवी में वहाँ पे शिप में काम कर रहा है। सोचिए उसको कितना
मेंटली उसको हरेसमेंट होता होगा कि उसका फ्लैट जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं, रेंट दे नहीं रहे हैं, मतलब, और उसको ऊपर से उसके ऊपर ही बैकफायर कर रहे हैं, उसको ही हरेसमेंट कर रहे हैं कि भैया तुम तो गलत कर रहे हो, तुम तो ये कर रहे हो। तो कितना उसका नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है उसको, मतलब अल्टीमेटली उसकी हार्ड एंड मनी जो सोचा था कि उसमें दो पैसा मैं लगा के मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बहुत अपना सेफ सिक्योर करूँगा, वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे उसको मिला कुछ नहीं, बल्कि हरेसमेंट ही मिली है उसको। तो ये सब चीज़ें क्या है, लाइफ में लर्निंग लेसन होती हैं जो कि अपने को सिखाती हैं कि अपने को ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने को अपना फ्लैट देने के पहले अपने को चेक करना होता है, अपनी बेसिक चेक कर लो आप कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर, केवाईसी डॉक्यूमेंट आप चेक कर लो, फ़ोन नंबर से उसके चेक कर लो, जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट से ही उसके ईमेल आईडी से आप मेल मंगवा लो, मैरिज सर्टिफिकेट ले लो, कोई रेफरेंस आप चेक कर लो, एक दो रेफरेंस उससे ले लो आप वो रेफरेंस पे कॉल करके आप चेक कर लो। बट आप डेफिनेटली ये चीज़ें करो बिफोर गिविंग योर फ्लैट टू एनीवन ऑन रेंट। बाद में पछताने से अच्छा है आप पहले थोड़ा सा एक वर्किंग कर लो और एक होमवर्क कर लो, सो दैट आपको भी वो सेटिस्फाइड होए और बाद में आपको हरेसमेंट नहीं होए और आपका हार्ड एंड मनी कहीं फंसे नहीं, और आपकी ज़िंदगी सही रहे, खुशी रहे। तो प्लीज़ आप इंश्योर कीजिए, आप कोई भी फ्लैट, आप खुद का फ्लैट रेंट पे देते हो तो आपको चेक करके दीजिए, वरना मत दीजिए। और फिर फ्लैट में आप इन्वेस्टमेंट ही मत कीजिए। अगर आप बिल्कुल आपको है तो आप दूसरे कोई ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, बट अगर आप कर रहे हो तो आप किसी और के थर्ड पार्टी के भरोसे मत रहिए, आपको खुद को चेक्स करना है। अगर कितना भी आपका कोई भी फ्रेंड आपका अच्छा है, थर्ड पर वो उसके पहचान से कोई आया है या कुछ भी है, किसी के भरोसे मत रहिए, आप खुद अपने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस चेक चेक कीजिए आप कि ये जो है ये जेन्युइन पार्टी है, ये जेन्युइन है, नहीं तो आप खुद पछताएंगे, आपकी वजह से आपकी फैमिली भी परेशान होएगी, लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। सो इंश्योर कीजिए कि यू गिव द फ्लैट टू द राइट टेनेंट एंड इंटेंशन ऑफ द टेनेंट इज करेक्ट। उसके बाद भी आपके प्रॉपर चेक करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो दैन आपका लक है कि वो लक आपका बैड लक है तो आपके साथ में हुआ, बट आप बैड लक समझ के वो इग्नोर मत कीजिए, उसको आप पहले आप कर लीजिए, अपना पूरा जो भी है चेक्स वगैरह करना है वो आप कर लीजिए और सेटिस्फाइड हो जाइए, उसके बाद ही आप दीजिए। थैंक यू वेरी मच।